वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब समझते हैं हम एलील, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल एंड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर एलील्स क्या होती हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ जाता है बच्चों को कि हाँ क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम भी आ जाता है, डीएनए भी समझ में आ जाता है। कंफ्यूजन कहाँ आ जाती है, एलील्स और जीन क्या होते हैं। अगर हम बोलें कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो पहले हम पढ़ते थे कि न्यूक्लियस होता है, फिर हमने पढ़ा कि नहीं उसके अंदर डीएनए होता है, फिर कोई बोलता है नहीं क्रोमोसोम्स होते हैं, कभी कोई बोलता है क्रोमैटिन मटेरियल होता है, कुछ बोलते हैं कि जीन्स होते हैं। तो आखिरकार एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल हम किसको कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम समझते हैं। देखो हमारी ह्यूमन बॉडी है या किसी एनिमल की बॉडी हो, बॉडी किससे बनी होती है, ऑर्गेन्स से बनी होती है। ऑर्गेन्स किसके बने होते हैं, टिश्यूज से बने होते हैं। टिश्यूज किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ये हो गया सेल। और सेल कैसा होता है, जनरली हम अगर समझने के लिए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं और सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। ये तो आपने बहुत ज्यादा बेसिक है, ये पढ़ाई होगा 7th 8th या कहीं 9th क्लास से। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियस को बोलते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, एक सेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है। तो कैसे होता है ये न्यूक्लियस, आप लोग इस तरीके से देख रहे हो। इसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके हम देखेंगे और क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल। अब हम उल्टा चल रहे हैं, सेल का न्यूक्लियस देख लिया, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कैसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाम दिया गया, क्रोमैटिन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर यही न्यूक्लियस को और ध्यान से देखा तो क्या मिला मुझको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाता है, अब कंडेंस क्यों होता है, कंडेंस डिवीजन, सेल डिवीजन। अब ये सेल को डिवाइड जब होना होगा तो ये इसको कैसे इक्वली डिवाइड करोगे, आप ये धागे की गुच्छे को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर मैं बोलूं ये दो मार्कर हैं, इनको इक्वली डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो एक इधर आ जाएगा मार्कर, एक इधर आ जाएगा मार्कर। लेकिन अगर मैं इस मार्कर का तोड़ दूं, पीसेस बना दूं, तब आप इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरीके से इस क्रोमैटिन मटेरियल को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते जब सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पर उससे पहले ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद में क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी यही है, वही क्रोमैटिन मटेरियल है और उसी को कंडेंस करने से मैंने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। अब बात करते हैं किसकी, डीएनए की। एक और पॉइंट होता है क्या, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, ये जो इसको मैं पूरा क्रोमोसोम लिख रही हूं, ये पूरे को मैं क्रोमोसोम बोलूंगी, लेकिन जो ये एक पार्ट होता है यानी कि एक आर्म जो होती है इसको मैं क्रोमैटिड बोलती हूँ। ये 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़ी हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये जुड़ी होती है यहाँ पे सेंट्रोमेयर वाले पार्ट पे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम के अंदर जो ये डीएनए कैसे प्रेजेंट है, ये जो धागा लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है ये क्या करता है, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इस तरीके से रहता है और यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स है गोल गोल, इसके ऊपर ये धागे क्या हुए हैं, इस तरीके से लपटे हुए हैं। अगर मैं इसका और डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इसके ऊपर ये धागा लाइक जो क्रोमैटिन है इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम के अंदर क्या भरा है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ही भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये डीएनए है और हिस्टोन इसके अंदर भर चुका है, लेकिन एक स्ट्रक्चर क्या बन गया, क्रोमोसोम का। तो समझ में आ गया कि ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये डीएनए हो गया, ये कुछ इस तरीके का ये हो गया आपका डीएनए। क्लियर हो गया इतना। अब किस पे आते हैं हम लोग, जीन पे। जीन पे आने से पहले ये जो डीएनए केवल इतना छोटा सा है क्या, नहीं,
जैसे जो न्यूक्लियस है इतना ज्यादा कंडेंस है, यहाँ क्रोमैटिन मटेरियल इतना सारा है, अगर आप इसको खोलोगे तो ये मीटर्स में है, बहुत लंबा है। तो डीएनए कैसा है, बहुत लंबा है। तो मुझे इतना लंबा डीएनए नहीं पढ़ना, मुझे डीएनए का कुछ पार्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस डीएनए में से इतना सा पार्ट निकाल लिया, केवल मैंने एक सेगमेंट को निकाल लिया। किसको निकाल लिया, सेगमेंट को। किसका सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब मैं बोलूं ये डीएनए, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं और छोटा सा नाम देना चाहती हूँ। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, जीन। तो आप समझ में आया कि जीन क्या है, जीन डीएनए का ही पार्ट है। डीएनए अगर इतना बड़ा धागा है तो उसमें से छोटा सा धागा सा इतना सा पार्ट कट करके निकालते हैं, तो उसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं एक, अगर ट्रेन के बारे में बात करें कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन के अंदर क्या लगे हैं, बहुत सारे डब्बे लगे हैं और आगे क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। तो ये पूरी एक ट्रेन हो गई है, ये आपकी पूरी एक डीएनए है जो बहुत लंबा है। ये छोटे छोटे जो डब्बे हैं ये क्या हो गए, आपके जीन हो गए हैं। तो जीन जो एक बोगी है ट्रेन की, वो भी तो ट्रेन का ही पार्ट है ना, अलग से उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जीन क्या हो गया है, डीएनए का पार्ट हो गया है। ये बात क्लियर हो गई, जीन तक क्लियर हो गया है। अब हमको समझना है एग्जैक्टली क्या एलील क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं। उसको समझने से पहले समझो, ये जो मैंने एक सेल बनाया था, किसी बॉडी का बनाया था, किसी ह्यूमन बॉडी का बनाया था, ठीक है। तो सारे ह्यूमंस सेम तो होते नहीं है, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की ग्रीन, किसी की ग्रे, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन, किसी का स्किन कलर बिल्कुल व्हाइट होते हैं, जो फॉरेनर्स अमेरिकन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, इंडियंस ब्रिटिश कलर के होते हैं। लेकिन आप साउथ अफ्रीका में उधर जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लैकिश रंग होता है उनकी स्किन का, ठीक है। किसी के हेयर्स कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं नेचुरल, किसी के नेचुरली ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं, तो किसी के लाइट ब्राउन होते हैं, किसी के डार्क ब्राउन होते हैं, किसी के लाइट ग्रे कलर में होते हैं, किसी के गोल्डन कलर भी होता है, डिफरेंट कलर्स हैं। अगर हम बात करें, अगर ये हैंड की, ये हाथ के बारे में बात करें, इतनी फिंगर्स के बारे में, तो किसी की बड़ी लंबी लंबी उंगलियां रहती हैं, किसी की छोटी छोटी सी उंगलियां रहती हैं, किसी के हाथ पतले पतले से रहते हैं, किसी के काफी मोटे रहते हैं, किसी की हाइट छोटी रहती है, किसी की काफी लंबी रहती है। तो हम बोलते हैं क्या, किसी की हाइट छोटी, हम लोग कभी किसी को बोलते नहीं कि तुम्हारी हाइट छोटी है या तुम्हारी बहुत लंबी है, तुम्हारा कलर बहुत डार्क है या तुम्हारा कलर बहुत फेयर है। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आप इतने समझदार तो हो कि किसी भी इंसान की बॉडी में जो भी फीचर्स आए हैं वो उसके पेरेंट्स से आए हैं, उसके पास में वो अपने आप से फीचर्स लेकर नहीं आया। जैसे उसके पेरेंट्स होंगे वैसे ही उसकी बॉडी होगी, उसके सेल्स भी उसके पेरेंट्स की बॉडी के सेल जैसे होंगे। तो जो पेरेंट्स में था वही बच्चों में आया, तो जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में वो आता है। कभी हमारे अंदर कैरेक्टर दूसरे के पेरेंट्स जैसा तो नहीं आता है, क्योंकि हम किसके, हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे आ गए, सिंपल सी बात है, यही सेल को जब डिवाइड होना है, अगर ये सेल एक पेरेंट का है, यही सेल बच्चे के अंदर जाना है, तो ये सेल पहले अपने आप को बड़ा कर लेगा, फिर आधा आधा कर देगा, फिर क्या करेगा, अपने एक बेबी को वो सेल दे देगा। तो सिंपल सी बात है, यही सेल अपने आप को डिवाइड करके बेबी को दे दिया, तो जो इसके अंदर होगा वो उसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो यही पेरेंट के अंदर, अगर वो पेरेंट बहुत लंबा था तो उसका बेबी भी कैसा रहेगा, लंबा ही रहेगा। अगर ये पेरेंट के कर्ली हेयर्स थे तो इसके बेबी के भी कर्ली हेयर्स आएंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बॉडी के फिजिक के बारे में, कलर के बारे में, और जो भी अंदर के पार्ट्स हैं या बाहर के पार्ट्स हैं, शेप की अगर हम बात करें, लिप्स के, नोज के, चीक्स के, ईयर्स के, या किसी की आईब्रो का कलर या उसका शेप हो गया, चिन्ह हो गया, वो सारे कैरेक्टर्स इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर है। जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर आप जितनी चाहे इंफॉर्मेशन भर सकते हो, तो उसमें कोई पर्टिकुलर स्पेस जगह होती है जहां पे इंफॉर्मेशन भरी जाती है। उसी तरीके से किसी बॉडी के अंदर उसके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर वो इंफॉर्मेशन को भरा जाता है, और वही इंफॉर्मेशन क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन इस क्रोमैटिन मटेरियल में भी है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस डीएनए में है, और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर है। तो एलील कैसे डिफरेंट हो गया, क्या होता है, अगर मैं बात करूं आईज की, आंखों की,
तो आईज का होता है क्या, कलर। अलग अलग कलर होते हैं, कुछ एक्ट्रेस ऐश्वर्या उसकी ब्लू कलर की आईज है, तो क्या हो गया कलर, एक ब्लू होता है कलर आईज का, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की लाइट मैरून कलर की भी होती है, किसी की ग्रे कलर की होती है। तो ये है तो सब आई कलर, लेकिन डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, ये जो कलर हो गया, यानी कि जो आई कलर एक कैरेक्टर हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, जिसको हम साइंस में, बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेट। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो गया, कैरेक्टर। अरे उसकी आंखें हरी हैं, तो ये उसका कैरेक्टर हो गया, आंखों का कैरेक्टर हो गया। और साइंस की लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी ट्रेट हो गई। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किस पे, जीन पे, यानी कि इस सेगमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी आंख का कलर आएगा। ठीक है, लेकिन इतने सारे कलर्स हैं, एक ही आंख के कलर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ आईज। अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हो जाती है क्या, एलील्स, यानी कि इसी जीन के डिफरेंट फॉर्म्स और वेरिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको, वेरिएंट्स। है तो आई कलर के बारे में, लेकिन अलग अलग आई कलर्स हैं, तो वो क्या हो गए, वेरिएंट्स हो गए। जीन क्या हो गया, जो बता रहा है कि आई कलर, बस इतना बताता है कि आई कलर तक ही सीमित है जीन। लेकिन अगर अलग अलग कलर्स के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगी वेरिएंट्स, और उन वेरिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, एलील। तो कोई भी चीज, यानी कोई भी ट्रेट या कोई एक कैरेक्टर दो चीजों से डिपेंड होता है, और वो होती है क्या, एलील्स। या तो एक डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी, वो भी हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक आपने चीज सुनी होगी, क्या, क्रोमोसोम नंबर्स। क्रोमोसोम नंबर हमारे अंदर कितने हैं, 46 है, सुने हैं। तो ये बना दिया था मैंने क्रोमोसोम। तो जब ये वाला सेल को डिवाइड होना था तो उसने क्या किया, अपने क्रोमैटिन मटेरियल को क्रोमोसोम बना लिया। अब इसके पास इतना सा क्रोमैटिन मटेरियल तो है नहीं, इतना सारा क्रोमैटिन मटेरियल है, तो उसने क्या किया, कितने क्रोमोसोम्स बना लिए टोटल, इस क्रोमैटिन मटेरियल को छोटे 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 46 क्रोमोसोम्स बना लिए। अब ये 46 क्रोमोसोम्स के अंदर क्या भरा पड़ा है, उस पेरेंट की या जो भी इंसान का सेल है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, A to Z इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। और वो कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में, जीन में, एलील में प्रेजेंट है। डीएनए में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके लिए एक वीडियो बना रखा है जिसमें डीएनए को पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि डीएनए बना हुआ है शुगर से, फॉस्फेट से, और ये आपस में किस तरीके से बॉन्ड होते हैं। तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम आपके 46 हो जाते हैं किसी सेल के अंदर, ये हो गया सेल, इसके अंदर ये 46 क्रोमोसोम्स ऐसे पड़े हुए हैं। तो जब ये सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्या करेगा, ये क्रोमोसोम्स को हाफ कर देगा, दो सेल्स बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगे, एक के पास 23 आ जाएगा, एक के पास 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ये हो गया एक पेरेंट का सेल, सपोज ये फादर का हो गया। सेम उसी तरीके से एक मदर का सेल रहेगा, ठीक है, और उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 होंगे। तो वो भी अपने क्रोमोसोम्स को क्या कर लेगी, डिवाइड कर लेगी। सारे सेल्स की डिवाइड नहीं होते हैं क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल्स अलग होते हैं, सेक्स सेल्स अलग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जनरल वे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए 23, यहाँ पे आ गए 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब ये फादर का है, ये मदर का है। जब ये दोनों मिलके एक यहाँ बेबी बनेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 23 फादर के, 23 मदर के, तो टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। तो 46 ही तो मेन पेरेंट में थे, फादर के पास भी, मदर के पास भी, बेबी के पास भी, टोटल कितने हो गए, 46। लेकिन 23 फादर से आए, 23 मदर से आए, तो अब ये 23 जो क्रोमोसोम्स फादर के पास से आए, तो उनके डीएनए में जो कैरेक्टर्स थे वो इस बेबी में आएंगे। जो 23 क्रोमोसोम्स मदर के पास आए, उसकी मदर के जो डीएनए में जितने कैरेक्टर्स थे वो इसके पास आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं केवल यहाँ पे आई कलर के बारे में, ठीक है, आई कलर का दोनों के क्रोमोसोम्स आ चुके हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि केवल आंखों के कैरेक्टर मम्मी से आ जाएंगे, फादर के पास से आंख का कैरेक्टर नहीं है, केवल हेयर कलर का नहीं। A to Z कैरेक्टर्स पूरे फादर के इसमें आएंगे और A to Z कैरेक्टर्स मदर के इसमें आएंगे। लेकिन
कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, कुछ डोमिनेंट स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं भाई जो डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर बेबी में आएगा, जो रिसेसिव है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये बात कर रहे थे हम कहाँ पे, आई कलर की, जो एक कैरेक्टर है, जो एक ट्रेट है। सपोज ये जो मदर है इनकी आईज का कलर था ब्लू, लेकिन यहाँ जो फादर थे उनकी आईज का कलर था क्या, ब्लैक। तो क्या हो गया, ब्लैक एंड ब्लू एलील्स हो गए, किसके, एक जीन के। कौन सी जीन की, एक ऐसी जीन की जो डीएनए में प्रेजेंट थी, जो आई ऑफ द कलर बता रही थी। ये बड़ा सा डीएनए है, ये वाला जो जीन है, इतना सा मैंने टुकड़ा तोड़ा है, ये बताता है क्या, आई कलर के बारे में बताता है। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आंखों के कलर के लिए है। तो ये जो बेबी है, यहाँ पे बनाती है, बेबी है, इसके जो डीएनए है, इसमें यहाँ पर इसके पास फादर का भी आया, मदर का भी डीएनए आया। ठीक है, यहाँ पर जीन प्रेजेंट है आई कलर का, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ये वाला ब्लैक कलर के लिए प्रेजेंट है और ये वाला किस कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए प्रेजेंट है। दोनों का आ गया है, तो यहाँ पर क्या, एलील तो दोनों प्रेजेंट है, जीन भी दोनों प्रेजेंट है, डीएनए भी दोनों प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लैक और ब्लू में से जो डोमिनेंट होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वही कलर बेबी की आईज में आएगा। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो कैरेक्टर्स अपने आप ही रहते हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। वो कैसे होते हैं, ये जो एलील होते हैं, इसके मैंने बताए थे दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अगर मैं बोलूं आंख के कलर के लिए ये बी है और ये क्या हो गया, ये भी बी है, लेकिन ये यहाँ पे एक डॉट बना दिया। तो अगर ये बेबी के पास में दो बी आ गए इस तरीके से, तो ब्लैक कलर आ जाएगा। लेकिन अगर एक डॉट वाला आ गया, एक मदर वाला आ गया यहाँ पर, ये जीन के ऊपर, तो अगर ये ब्लैक वाला डोमिनेंट है तो भी ब्लैक कलर आएगा। लेकिन अगर ये स्मॉल बी आ गए तो ये रिसेसिव हो गया, यानी कि इन दोनों के पास ब्लू कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत रिसेसिव कैरेक्टर था, मतलब वीक कैरेक्टर था। तब भी क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पर हमको जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एलील्स को पढ़ना है, वो क्या होते हैं। जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, उसका ब्लड ए है या बी पॉजिटिव है या ए बी है या ओ है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम भी डिसाइड करेगा, डीएनए भी डिसाइड करेगा, डीएनए के ऊपर जो अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा। लेकिन चार टाइप्स हैं, तो ये चार क्या हो गए, अलग अलग एक ही जीन के ऊपर अलग कैरेक्टर्स हैं ब्लड ग्रुप के, तो वो क्या हो गई, एलील्स हो गई, डिफरेंट। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप की 3 एलील होती है, उसको हम इस तरीके से कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और एक स्मॉल आई, ये 3 क्या है, एलील्स हैं। एलील ऑफ द जीन, वो क्या बताता है जीन, ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 2 को कैपिटल और 1 को स्मॉल क्यों लिखा है। कैपिटल का मतलब यहाँ लिख देती हूं मैं क्या, डोमिनेंट है, और स्मॉल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, रिसेसिव होता है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो तेज होता है, जो स्ट्रांग होता है, जिसके होने से, जिसकी प्रेजेंस होने से फील होता है कि हाँ ये है, तो इसका मतलब इसका, अगर ये ए है आई ए, तो ए वाला कुछ चीज ये देगा। आई बी प्रेजेंट है तो वो बी वाली कुछ चीज देगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे डिटेल में। रिसेसिव मतलब क्या होता है, वीक है बहुत ज्यादा, इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये रिसेसिव बहुत सारे आ जाएंगे वीक तो आपस में बात कर लेंगे, लेकिन अगर ये डोमिनेंट के साथ में फंस जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक स्टूडेंट 95% लेके आता है और एक स्टूडेंट अगर 40% लेके आता है, तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। कैसे, अगर 95% वाला एक स्टूडेंट ये रिसेसिव स्टूडेंट या 40% वाले स्टूडेंट के साथ में बैठेगा, तो 95 वाला ही बोलता रहेगा टीचर से, क्यों, क्योंकि इसको पता है हर चीज, ये ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर 40% वाले स्टूडेंट को आपको बुलवाना है कि तुम भी कुछ बोलो, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डोमिनेंट है, जो इंटेलिजेंट है, उसको अलग करना पड़ेगा, तुम साइड में जाओ, इसमें के रिसेसिव्स और बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, जब ऐसे ऐसे आपस में बैठ जाएंगे, रिसेसिव आ जाएंगे, तब 40% वाले बच्चे भी कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर इसके अंदर एक डोमिनेंट आ गया, फिर से एक कोई 90 वाला आ गया, तो ये फिर चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये बोलेगा। तो समझ में आया डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है।
और इन सब का आना भी जरूरी है। क्लास के अंदर केवल डोमिनेंट बच्चे नहीं बैठते, क्लास में केवल रिसेसिव नहीं बैठते, क्लास के अंदर दोनों बैठते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, ये ब्लड ग्रुपिंग वाला जो ए ब्लड ग्रुप है अगर किसी पर्सन का, तो उसके ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स या डीएनए या जो उसकी जीन प्रेजेंट है, जो जीन बता रही है कि कैरेक्टर ब्लड ग्रुप क्या आना चाहिए, उसकी एलील के ऊपर IA प्रेजेंट होगा और I प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो अगर ये 1 2 3 है, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ दो का, किसका, केवल दो का कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है, या तो मैं ये ले लूं या ये ले लूं, इसके साथ में इसको ले सकती हूँ। अगर मैंने IA और एक और IA ले लिया और एक जगह मैंने क्या किया, IB ले लिया, IA और I ले लिया, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेरे। तो देखो दोनों क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, 90% वाले बच्चे हो गए। तो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे A ही बोलेंगे, तो A ब्लड ग्रुप आएगा। तो कोई भी इंसान जिसके जीन की जो एलील्स हैं वो दोनों IA हो जाएगी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव, या जो भी रेसिस फैक्टर जो होगा। ठीक है, लेकिन अगर A आ गया और B भी आ गया, यानी कि दोनों डोमिनेंट आई लेकिन एक AI और एक BI, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। एक A आ गया 90% वाला और एक आ गया 40% वाला रिसेसिव, तो कौन बोलेगा, जो डोमिनेंट है A वाला ही बोलेगा। तब यहां पर क्या आ जाएगा, A ब्लड ग्रुप ही आएगा। सेम अगर आप B को लेके चलते हैं, अब B की सबसे दोस्ती कराते हैं तीनों से। IB सबसे पहले अपने जैसे दोस्तों को ही बुलाएगा, 90 वाले को बुलाएगा, आ जाओ। फिर एक बार IB को हम IA के साथ बैठा देंगे कि चलो ठीक है, वो भी 90 वाला है लेकिन वो कॉमर्स का है। ठीक है, IA वाले IB के साथ में यहाँ पर बैठ गए, ये हो गए साइंस स्ट्रीम वाले, ये हो गए कॉमर्स स्ट्रीम वाले। ठीक, अब देखो IB जो है वो बैठेगा किसके साथ में, स्मॉल I के साथ में बैठ गया। तो IB क्या है, डोमिनेंट है दोनों, ये भी B की तरफ बोल रहा है, ये भी B की तरफ बोल रहा है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका, B ब्लड ग्रुप हो गया। ये दोनों क्या है, ये एलील है एक जीन के, दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ IB के साथ में कौन है, A है, बोलेंगे चल ठीक है, तू भी 90 वाला, मैं भी 90 वाला हूँ, दोनों एक दूसरे को हटा नहीं सकते, दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, फिर से ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा। यहाँ पे अगर किसी इंसान की सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो DNA प्रेजेंट है, उसमें जो जीन प्रेजेंट है, उसकी जो एलील है वो IEB और IA आ गया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। लेकिन यहाँ IB के साथ में एक छोटा सा I आके बैठ गया, रिसेसिव आके बैठ गया, वो बेचारा वैसे ही कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे B डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इस I की दोस्ती करवाते हैं। I सबसे पहले अपने जैसे कोई बुलाएगा एक, फिर ये I कैपिटल A के साथ भी जाएगा और यही I कैपिटल B के साथ भी दोस्ती करेगा। जब दोनों साथ में हो जाएंगे रिसेसिव, तो ये ना तो A को बुलाएगा ना B को बुलाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, O ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और जब ये A के साथ होगा तो ये चुप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A ब्लड ग्रुप, और या B के साथ होगा तो B ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो हो गए 4 ब्लड ग्रुप, A भी हो गया, B भी हो गया, AB भी हो गया और O ब्लड ग्रुप भी हो गया। तो ये किसने डिसाइड किया, ब्लड ग्रुप्स AB O, ये डिसाइड किया एलील्स ने। कैसे डिसाइड किया, आपस में कॉम्बिनेशन करके, सिंगल एलील नहीं होती, आपस में इनको दो एलील को मिलके बनाना पड़ता है पेयर, और वही डिसाइड करती है क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है जीन में, वही आती है DNA में, वही आ जाती है सेल में, और इस तरीके से ब्लड ग्रुप हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के।